Hello, bachcho. My name is Kunal Kumar. So today we are going to start with a new chapter of corporate accounting, BCom honors, and the name of the chapter is amalgamation. तो अमलगमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है. अमलगमेशन हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया. मतलब इन चैप्टर्स के क्वेश्चन कंफर्म है. ठीक है. कैश फ्लो स्टेटमेंट. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता था होल्डिंग कंपनीज, बट वो इस साल से एनईपी में आपके कोर्स में नहीं है. ठीक है. तो बच्चों, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज अमलगमेशन. ठीक है. तो इस चैप्टर को मैं अपने नोट्स के थ्रू आपको कवर कराऊंगा. मेरा काम मेनली रहेगा कि आपको कंसेप्ट समझाना है. ठीक है. बाकी जो क्वेश्चंस मेरे पास हैं उसकी प्रॉपर पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा. ठीक है. डोंट वरी. और और स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. द नेम ऑफ द चैप्टर इज अमलगमेशन. ठीक है. अमलगमेशन कह दो, एब्जॉर्प्शन कह दो, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कह दो, ये AS14 के अंदर कवर होता है. ठीक है. तो मेनली अमलगमेशन का मतलब क्या होता है. सपोज ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो अलग अलग कंपनियां हैं, और वो दो चाहती हैं कि वो दोनों मर्ज होके एक ही कंपनी बन जाए. एक्स लिमिटेड बन जाती है. अगर वो नाम ही चेंज हो गया, पूरी एंटिटी चेंज हो गई, तो इसको हम बोलते हैं अमलगमेशन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हीरो, पहले हीरो कंपनी थी जो साइकिल बनाती थी, और होंडा कंपनी थी. ठीक है. जो ऑटोमोबाइल में ऑलरेडी थी. तो हीरो प्लस होंडा. ठीक है. इन दोनों ने इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, हीरो होंडा. इसको बोलते हैं अमलगमेशन. ठीक है. और हीरो होंडा आपको याद हो, पहले जो बाइक होती थी वो हीरो होंडा की आती थी. अब दोनों कंपनी अलग अलग हो गई हैं, तो हीरो अलग हो गई है, होंडा अलग हो गई है. इसको बोलते हैं डी अमलगमेशन. क्या बोलते हैं बच्चों? डी अमलगमेशन. ठीक है. तो अमलगमेशन का मतलब क्या था कि ए और बी दोनों मिलके क्या बन गई, एक्स, नई कंपनी बन गई. और डी अमलगमेशन क्या हो गया, एक्स दोबारा टूट गई, तो उसको बोलते हैं डी अमलगमेशन. ठीक है. ऐसे ही अमलगमेशन चैप्टर के अंदर हम एक चीज और पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. whenever we are talking about the term amalgamation, तो अमलगमेशन का मतलब अलग होता है, एब्जॉर्प्शन अलग होता है, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन अलग होता है. बट इस चैप्टर के सेंस की अगर हम बात करें तो तीनों बातें हमारे लिए सेम है. ठीक है. अब हच लिमिटेड एक ओल्ड कंपनी थी, वोडाफोन लिमिटेड ओल्ड कंपनी थी, बट ये दोनों कंपनी क्या बन गई, वोडाफोन लिमिटेड. इसका मतलब ये है कि वोडाफोन ने हच को खरीद लिया. तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. क्या बोलते हैं इसको? एब्जॉर्प्शन. क्योंकि यहाँ पे दोनों का नाम मतलब खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे वोडाफोन का नाम चल रहा है, तो इसको बोलते हैं वोडाफोन ने हच को एब्जॉर्ब कर लिया. ठीक है. ऐसे ही इसको, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. राइट. यूटीआई बैंक था पहले, एक बैंक था यूटीआई, उसमें थोड़ा फ्रॉड वगैरह हुआ. अब उस बैंक का नाम चेंज करके उसको कर दिया एक्सिस बैंक. ठीक है. नाम ही चेंज कर दिया, एंटिटी सेम है बट नाम चेंज कर दिया. इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. मतलब कुछ चेंज करा हमने, कुछ उसमें रिफॉर्मेशन करी, कुछ चेंज करा, रिकंस्ट्रक्शन करा, तो इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. ठीक है. फॉर अकाउंटिंग पर्पज ऑल द थ्री कंडीशंस आर एज्यूम टू बी सेम. अकाउंटिंग के हिसाब से हमारे पास तीनों कंडीशन सेम है, तो अमलगमेशन चैप्टर में हम तीनों को एक ही चीज मान के हम काम करेंगे. ठीक है. Now the topics that we are going to cover is computation of purchase consideration. सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमने पढ़ना है वो पढ़ना है कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. ठीक है. ये आप अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ लिख सकते हो. ठीक है. क्योंकि क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तो क्वेश्चंस आपको खुद करने पड़ेंगे. ठीक है. मेरा काम है आपको कंसेप्ट देना, बाकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी. ठीक है. कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, फिर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी. बेसिकली ये तीन चीजें आपको कवर करनी है. दीज आर द थ्री थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू कवर. ठीक है. कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. तो बच्चों, परचेज कंसिडरेशन हम निकालना सीख रहे हैं.
पहला टॉपिक परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग? इट इज द अमाउंट पेबल बाय न्यू कंपनी टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर दो टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, ठीक है। टू ऑफ द ओल्ड कंपनी फॉर परचेजिंग देयर बिजनेस, मतलब नई कंपनी पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स को, कौन से शेयर होल्डर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को क्या दे रही है, ठीक है, उनका बिजनेस खरीदने के बदले में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल वोडाफोन ने हच को खरीद लिया, तो वोडाफोन हच के इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगा, लो भाई ये लो ये लो, ठीक है। तो वो जो टोटल अमाउंट जितना हमने दिया उसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। देयर आर टू मेथड्स, द फर्स्ट मेथड इज नेट एसेट्स मेथड एंड द सेकंड मेथड इज नेट पेमेंट मेथड। क्या क्या होता है बच्चों, नेट एसेट मेथड और नेट पेमेंट मेथड। नेट एसेट मेथड क्या कहता है, ठीक है, नेट एसेट मेथड कहता है एसेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी टेकन बाय न्यू कंपनी एट मार्केट वैल्यू। ओल्ड कंपनी के एसेट हमने कितने, मतलब उसकी आज की मार्केट वैल्यू कितनी है, मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूं तो मैंने उसके एसेट्स की मार्केट वैल्यू आज के टाइम में कितनी है, ठीक है। और साथ साथ जब मैं बिजनेस खरीद रहा हूं ना, तो वो एसेट वो बोलता है भाई सारी टेंशन तू ही ले ले, मतलब एसेट भी ले ले और जो मेरी लाइबिलिटी भी है ना वो भी अब तेरे को ही निपटानी है, ठीक है। तो मैंने उससे बोला कि भाई लाइबिलिटी कितने रुपए की है, तो लाइबिलिटी जो मैंने ली उसकी, तो वो लाइबिलिटी मैं माइनस करूंगा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, कि भाई अगर सपोज मैंने 1 करोड़ रुपए की एसेट ली और साथ में 30 लाख रुपए की उसकी लाइबिलिटी भी ले ली, तो लॉजिकली मेरे को मतलब 70 लाख रुपए का ही तो मुझे बेनिफिट हुआ है। तो मैंने जो बेसिकली मुझे 70,000 रुपए, उसको 70 लाख रुपए सॉरी उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि लाइबिलिटी आपको पता है कि भैया उसका उधार मैं चुका रहा हूँ, ठीक है। तो मैं माइनस करूंगा लाइबिलिटी को, दैट इज कॉल्ड नेट एसेट्स मेथड। इज दैट क्लियर? ये नेट एसेट मेथड है, ठीक है। इसका जो अमाउंट होगा इधर लिखेंगे, माइनस लाइबिलिटी जो भी है वो अमाउंट इधर लिखेंगे, आंसर आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन, ठीक है बच्चों। अच्छा, मेरी जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसमें इस बात का ध्यान रखना कि जो रेड पेन से मेरे क्वेश्चन नंबर हैं वही उसमें लिंक होंगे, ठीक है। मतलब मेरी पीडीएफ में जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो ये होगा, आप इस वाले क्वेश्चन को मतलब कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब क्वेश्चन ये दिया हो बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, बैलेंस शीट ऑफ हच लिमिटेड। हच लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है, इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, 10% डिवेंचर, क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, डेटर, कैश, गुडविल। क्वेश्चन कह रहा है बिजनेस ऑफ हच लिमिटेड वाज एब्सॉर्ब्ड बाय वोडाफोन लिमिटेड एंड एसेट्स वर वैल्यूड एज लैंड एंड बिल्डिंग 7 लाख रुपए की है। मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बैलेंस शीट में 5 लाख की, बट आज मेरे को नई इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि भाई आज मैं मार्केट में गया तो मुझे पता लगा कि भैया लैंड एंड बिल्डिंग 7 लाख की है। मशीन लिखी हुई है 2 लाख की, बट यहाँ पे कितनी है 1,50,000 की। तो जो मुझे न्यू वैल्यूज दी होंगी ना वो वैल्यूज मुझे लेनी है, ठीक है। गुडविल दिया 8,50,000 की, ठीक है। गुडविल यहाँ पे 5 लाख की दी हुई है। तो लाइबिलिटीज वर टेकन एट देयर बुक वैल्यू, और ये बाय डिफॉल्ट भी होता है। अगर मुझे सपोज किसी चीज की नई वैल्यू एडजस्टमेंट में नहीं दी हुई तो इसका मतलब जो उसकी बुक वैल्यू है वही आप लेके चलोगे, ठीक है। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, बट इसलिए थोड़ा सा मुझे बोलने में हल्की सी प्रॉब्लम है, बाकी उसको इग्नोर करते हैं। और बीच में थोड़ी खांसी वगैरह आ रही है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लाइबिलिटीज वर टेकन एट देयर बुक वैल्यू एंड कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, आप सबने देखा, क्वेश्चन आप सबने देख लिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन निकाल रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, आपको प्रॉपर हेडिंग डालनी है, कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय नेट एसेट्स मेथड, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा एसेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी टेकन बाय न्यू कंपनी एंड मार्केट वैल्यू, ठीक है। पहले हम एसेट्स लिखेंगे कि मैंने क्या क्या एसेट्स खरीदी, लैंड एंड बिल्डिंग नई वैल्यू लिखेंगे, मशीन की नई वैल्यू, फर्नीचर की नई वैल्यू नहीं दी हुई थी तो ओल्ड वैल्यू ही लिखेंगे, ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरी पीडीएफ है आप पहले उसका प्रिंट आउट निकाल के ही मेरे सामने, मतलब वीडियो को देखते टाइम आपके हाथ में पीडीएफ होनी चाहिए, ठीक है। फर्नीचर 3 लाख रुपए, डेटर्स 4 लाख, कैश 2 लाख और गुडविल की हमें वैल्यू दी हुई थी नीचे
8,50,000 टोटल करा तो 26 लाख आ गया। ठीक है बच्चों। फिर हम करेंगे माइनस लाइबिलिटीज ऑफ ओल्ड कंपनी टेकन बाय न्यू कंपनी एट पेबल वैल्यू। तो लाइबिलिटीज क्या क्या है? ठीक है, लाइबिलिटीज मतलब जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं। तो लाइबिलिटी साइड में दो चीजें होंगी बच्चों, एक मालिकों का पैसा होगा और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, राइट। मालिकों का पैसा क्या होता है? जैसे शेयर कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस, जनरल रिजर्व, ये सब। ठीक है, तो हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिबेंचर्स मतलब बाहर के लोगों से हमने लोन लिया हुआ है। ठीक है, पैसा लिया हुआ है, क्रेडिटर बाहर के लोग हुए, तो 7 लाख और 3 लाख दैट इज 10 लाख। 26 लाख रुपए की मैंने एसेट ले ली, 10 लाख रुपए की मैंने लाइबिलिटी ले ली, तो लॉजिकली क्या हुआ कि भैया मैंने 16 लाख रुपए का सामान लिया है और वो मेरा परचेज कंसिडरेशन है, मतलब उतने रुपए मैंने उनको देने बनते हैं। गॉट इट? The term business includes all assets and liabilities of old company whether appearing in balance sheet or not। ठीक है, बिजनेस का मतलब क्या होता है? जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम एसेट भी खरीद रहे हैं और लायबिलिटी भी खरीद रहे हैं। वीडियो को बीच बीच में पॉज करके जो भी मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ वो सब आपको लिखने हैं। यू हैव टू मेक प्रॉपर नोट्स, तब जाके आपकी प्रॉपर तैयारी होगी। ठीक है, if market value of any asset or payable value of any liability, that is market value itself, क्योंकि लाइबिलिटी के लिए हम लाइबिलिटी पे करते हैं ना, तो हम उसके लिए पेबल वैल्यू यूज करते हैं, राइट। एंड द पेबल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी सॉरी इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, वी अस्यूम दैट दे आर इक्वल टू बुक वैल्यू। तो अगर मुझे कुछ दिया ही नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं बुक वैल्यू ले लूंगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेट पेमेंट मेथड में। नेट पेमेंट मेथड हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेट पेमेंट मेथड की जब हम बात करेंगे तो बच्चों आपको चार चीजें, चार कॉलम आपको बाय डिफॉल्ट बना लेने हैं। तो नेट पेमेंट मेथड क्या कहता है कि आप ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर और प्रीफरेंस शेयर होल्डर को क्या क्या दे रहे हो। ठीक है, आप ओल्ड कंपनी के इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर होल्डर को नई कंपनी वाले क्या दे रहे हैं? हो सकता है कैश दे रहे हो सकता है नई कंपनी में इक्विटी शेयर दे दें कि भाई तुम ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हो तो तुम्हें इक्विटी शेयर के बदले नई कंपनी के शेयर दे देते हैं। हो सकता है इस इक्विटी शेयर होल्डर को नई कंपनी के प्रीफरेंस शेयर दे दें। हो सकता है इस कंपनी के इक्विटी शेयर को नई कंपनी के डिबेंचर दे दें। वो तो जैसे ही बात होती है वैसे सेटिंग होती है, उस हिसाब से हम दे देते हैं उनको, जैसे मान जाते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन यहां भी चलेगी, सेम कंडीशन यहां भी चलेगी। ये कह रहा है कि प्रीफरेंस शेयर्स, ठीक है, ये कह रहा है कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, कलर चेंज कर दो, ये कह रहा है प्रीफरेंस शेयर होल्डर को नई कंपनी के कैश दे देते हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को नई कंपनी में इक्विटी शेयर दे देते हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को नई कंपनी में प्रीफरेंस शेयर भी दे सकते हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को नई कंपनी के डिबेंचर भी दे सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली जो कैश है ना, ये नई कंपनी में, ये तो अजीब सा वर्ड लग रहा है, तो बेसिकली मतलब क्या है कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर को हम बदले में कैश भी दे सकते हैं और टुकड़ों टुकड़ों में भी दे सकते हैं कि भैया तेरा ये जो तेरे पास इतने शेयर थे ना, इसके बदले कुछ कैश ले ले, कुछ इक्विटी शेयर ले ले, वो जैसे ही बात होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक के बदले एक ही चीज मिलती है, उसको हम टुकड़ों टुकड़ों में भी दे सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल वैसे ही लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने दोस्त का आईफोन ले लिया, ठीक है, तो उसको मेरी मतलब मैंने 2-3 चीजें दे दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना एक पुराना फोन दे दिया और यूएस से मैं जूते ले गया था, मैंने जूते भी दे दिए उसको। ठीक है, और उसको फॉर एग्जांपल मेरे घर में 2-4 किताबें बहुत मतलब अच्छी लगी, उसने बोला कि मेरा फोन ले ले, ये इसके बदले मेरे को किताबें दे दे, मेरे को जूते भी दे दे और मेरे को अपना पुराना फोन दे दे। ठीक है, तो मतलब ऐसे हम कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर इधर एक कॉलम बनेगा कैलकुलेशन का। ठीक है, ये कॉलम बनेगा बच्चों किसका? कैलकुलेशन का। ठीक है, और फिर एक कॉलम बनेगा अमाउंट का। तो ये 4 कॉलम आपको बनाने हैं। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आपको बनाने हैं, क्योंकि अगर आप फॉर्मेट में काम करोगे ना तो आपको मजा आएगा। ठीक है, और जो टीचर चेक करने वाला होगा उसको भी मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? ये वाला। ठीक है,
क्योंकि देखो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। जो मैंने रेड पेन से एज प्रॉपर मार्किंग करी हुई है आपको उसको कंसिडर करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप पढ़ो, आप समझो और मुझे ये बता दो कि भाई इसमें क्या है। इक्विटी शेयर दिया, प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, लायबिलिटी, एसेट्स। बिजनेस ऑफ हच लिमिटेड वाज एब्सॉर्ब्ड बाय वोडाफोन लिमिटेड एंड वोडाफोन लिमिटेड will issue 3 equity shares of ₹10 each at ₹15 per share for every 2 equity shares held in Hutch Limited। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़ो फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम तब आती है या आपको समझ तब आएगा जब आपको पहले क्वेश्चन पता होना चाहिए, ठीक है। तो वोडाफोन लिमिटेड विल इशू 5 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर एवरी प्रेफरेंस शेयर इन हच लिमिटेड, ठीक है। कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब मैं आंसर करा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मैं ये एज्यूम भी कर रहा हूं कि भाई आप लोगों के पास पीडीएफ है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, आपने टेबल बनाई नेट पेमेंट मेथड की टू मतलब ओल्ड कंपनी के, ओल्ड कंपनी कौन है, हच। ओल्ड कंपनी के केवल 2 लोगों को पेमेंट करनी है बस। नेट पेमेंट मेथड में 2 लोग होते हैं क्योंकि मालिक ही 2 होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ना लिख के उन्हें शेयर लिख दिया है जल्दबाजी में, तो आप उसको इक्विटी शेयर होल्डर कर दो, ठीक है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर है इनको नई कंपनी में क्या मिल रहा है, इक्विटी शेयर। सर कैसे पता, सर ऐसे पता, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ ना, वोडाफोन लिमिटेड विल इशू 3 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ₹15 पर शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर हेल्ड इन हच। मतलब हच कंपनी में जिसके पास 2 शेयर थे, वोडाफोन कंपनी में उसको 3 शेयर मिल जाएंगे। आप समझ रहे हो, इसको बोलते हैं स्वैप रेशो। क्या बोलते हैं, स्वैप रेशो, मतलब 2 के बदले 3 मिल रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या मिल रहा है, प्रीफरेंस शेयर वालों को जिसके पास 5 थे, ठीक है, विल इशू, सॉरी 5 मिलेंगे, विल इशू फॉर, ठीक है, फॉर एवरी प्रीफरेंस शेयर, मतलब हर एक जिसके पास 1 शेयर था बदले में उसको 5 शेयर मिलेंगे। जिसके पास 1 प्रीफरेंस शेयर था उसको नई कंपनी में 5 प्रीफरेंस शेयर मिलेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है आप सबको, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है, स्वैप रेशो है ये, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई स्वैप रेशो देखो, ओल्ड कंपनी, स्वैप रेशो देखो ओल्ड कंपनी, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया, तो इसलिए अब मैं अपना जरा मार्कर निकाल रहा हूं, ठीक है। ओल्ड कंपनी पहले लिखेंगे और इधर न्यू लिखेंगे। स्वैप रेशियो जब भी आप निकालोगे ओल्ड इज टू न्यू लिखेंगे, ठीक है। 2 के बदले, 2 इक्विटी शेयर के बदले कितना मिल रहा है, 3 इक्विटी शेयर। मतलब ओल्ड कंपनी में जिसके बाद 2 थे, न्यू कंपनी में उसको 3 मिलेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे लालच भी दिया जाता है, ठीक है, ताकि मान जाए। 1 प्रेफरेंस शेयर के बदले 5 प्रेफरेंस शेयर भी दिए जा रहे हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है बदले में, इक्विटी शेयर, ठीक है। टोटल कितने शेयर्स हैं, टोटल कितने शेयर्स हैं सर, 35,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। आप अपनी उसमें देख लो, 35,000 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सर डिवाइड बाई 2 क्यों किया, मैं जरा एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्योंकि ये लॉजिक अगर समझ आ जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, 3,50,000 रुपीज की शेयर कैपिटल है, बट एक शेयर 10 रुपए का, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 35,000, ठीक है। 35,000 शेयर क्या है, ओल्ड है, तो ओल्ड वाले को ओल्ड से डिवाइड करते हैं। इसकी स्वैप रेशो क्या है, ओल्ड वाला ना, ये 35,000 ओल्ड शेयर्स हैं, तो ओल्ड वाले की स्वैप रेशो क्या है, 2, तो उसको 2 से डिवाइड करो। और न्यू का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको न्यू वाले की रेशो से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 3। तो डिवाइड बाय 2 किया, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, ठीक है। या इसको आप यूनिटरी मेथड समझ लो, इसको आप ये वाला मेथड समझ लो, जैसा भी आपको समझना है आप इसको कर सकते हो, ठीक है। मैं तो आपसे बोलूंगा ये ओल्ड शेयर्स दिए हैं तो ओल्ड वाली स्वैप रेशो से डिवाइड करो, और न्यू का निकालना है तो न्यू से मल्टीप्लाई करो, तो 52,500 शेयर्स आ गए, 52,500 शेयर्स। और एक शेयर की वैल्यू नई कंपनी में 15 रुपए की है, पुरानी कंपनी में 10 की थी, बट मैं नई कंपनी में जो शेयर लिखा होगा, शेयर पे लिखा क्या होगा कि एक शेयर 15 रुपए का भाई। तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई, इनकी वैल्यू तो हो गई भाई 7,87,500, ठीक है, 7,87,500। इज दैट क्लियर, ठीक है।
फिर प्रेफरेंस शेयर को क्या मिल रहा है सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहे हैं। कैसे, 55,000 वैसे डिवाइड कर लो, ओल्ड का क्या है, बोलो ओल्ड का क्या दिया हुआ है, एक, तो ओल्ड दिया हुआ, तो ओल्ड को ओल्ड की रेशो से डिवाइड करो, न्यू की रेशो से मल्टीप्लाई करो, 2,75,000 हो गया इंटू 10। नई कंपनी में प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 27,50,000 आ गया। तो लॉजिकली मैं इक्विटी शेयर होल्डर को इतने रुपए दे रहा हूं और प्रेफरेंस शेयर को इतने रुपए दे रहा हूं, तो परचेज कंसिडरेशन मेरा 35,37,500 का बन गया है। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है बच्चों, ये बात समझनी बहुत जरूरी है, कंसेप्ट है। पहले क्वेश्चन में पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ, दूसरे क्वेश्चन में दूसरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब जरा हम क्वेश्चन को ओरली करेंगे, बट आपको ये रिटर्न करना है। ठीक है, आपको ये रिटर्न करना है। मैं आपको वैसे ही बता दूं, परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट मेथड से सपोज 20 लाख आ रहा है, तो नेट पेमेंट मेथड से भी 20 लाख आएगा। ठीक है, लेकिन एज पर योर एग्जाम ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन में अगर आप दोनों मेथड लगाओगे तो दोनों आंसर अलग आएंगे, 90% से ज्यादा केसेस में अलग अलग आएंगे। और कौन सा मेथड यूज करना है, ठीक है, मैं आपको इसका नोट लिखवा देता हूं, आप लिख सकते हो या दिमाग में बिठा लो। इफ मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज गिवन इन क्वेश्चन, देन फर्स्ट परचेज कंसिडरेशन शुड बी कैलकुलेटेड बाय इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको नेट पेमेंट मेथड यूज करना है। क्या यूज करना है? नेट पेमेंट मेथड। बट अगर नेट पेमेंट मेथड की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप नेट एसेट मेथड पे जाओगे। इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, मेन मेथड क्या है, नेट पेमेंट मेथड। बट अगर नेट पेमेंट मेथड का डेटा ही गिवन नहीं है, ठीक है, कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, उसका इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप फिर नेट एसेट मेथड पे जाएंगे। ठीक है, बट एक ही क्वेश्चन को अगर आपने नेट एसेट से किया, किसी पड़ोसी ने नेट पेमेंट से किया, तो आप घबरा मत जाना कि उसका आंसर अलग आ रहा है, आपका अलग आ रहा है, तो दोनों का आंसर अलग आ सकता है। ठीक है, चलो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भाई शेयर कैपिटल ये है, करंट लायबिलिटी ये है, रिजर्व एंड सरप्लस ये है, फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स। ठीक है, राम लिमिटेड वाज टेकन ओवर बाय ए लिमिटेड on the above date, that fixed assets should be taken over at 90,000, that current assets and current liability are taken over at 110%, 90% respectively. ठीक है, that 3 equity shares of A would be issued for every 2 shares held in RAM. ठीक है, मतलब 2 के बदले 3 मिल रहे हैं और 12 रुपए का एक शेयर नई कंपनी में वैल्यूएशन है। ठीक है, कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, नेट पेमेंट मेथड से निकालेंगे। और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है, इक्विटी शेयर मिल रहे हैं। 8,000 डिवाइड बाय 2, ओल्ड शेयर्स कितने हैं 8,000, तो ओल्ड की रेशो से डिवाइड करो, न्यू की रेशो से मल्टीप्लाई करो, 12,000 इंटू 12। क्लियर है, ये हो गया इतना, तो ये परचेज कंसिडरेशन आ गया। मैं इसी क्वेश्चन को नेट एसेट मेथड से कर रहा हूँ। फिक्स्ड एसेट्स ये दिया हुआ, करंट एसेट ये दिया हुआ, एसेट मैंने ये लिया, लायबिलिटी मतलब जो आउटसाइड लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। ठीक है, 36,000, तो ये हो गया। दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है। ठीक है, ये देख रहे हो, नेट पेमेंट मेथड से 1,44,000 है और नेट एसेट मेथड से 1,53,000 है, एंड दीज बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो अलग आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू नेट पेमेंट मेथड इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन। गॉट इट। फिर आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एज पर योर पीडीएफ। ठीक है, और पीडीएफ अगर आपको नहीं मिली, ठीक है, अगर पीडीएफ आपको नहीं मिली तो आप मुझे ये मेरा नंबर फ्लैश हो रहा होगा यहाँ पे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं सर प्लीज सेंड मी पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, हाँ हो सके तो बस अपना कॉलेज का नाम जरूर बता देना। ठीक है, अपना नाम और कॉलेज का नाम, कि सर आई एम मतलब मैं ये बोल रहा हूँ और आई स्टडी इन दिस कॉलेज। ठीक है, बेसिकली आई एम फ्रॉम केशव महाविद्यालय। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली मैं केशव महाविद्यालय के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, बस उनकी हेल्प के लिए, और भी यूनिवर्सिटी में अगर किसी बच्चे को मेरी वीडियो से हेल्प मिले तो अच्छी बात है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4, एक्स एक्स लिमिटेड बैलेंस शीट, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 9% डिवेंचर, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, राम लिमिटेड टू, ये सब हमने कर रहे हैं, ठीक है। फिक्स एसेट्स पर रीवैल्यू 20% अबव बुक वैल्यू, इसका मतलब 100 रुपए की वैल्यू 120 की होगी, मतलब उसको 20% ऐड कर दो या सीधा इंटू 120/100 कर दो। इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, नेट करंट एसेट, यहाँ पे एक लोचा आएगा, वो लोचा यही है नेट करंट एसेट, ठीक है। नेट का मतलब क्या हो गया, अगर ये केवल करंट एसेट लिखा होता तो करंट एसेट की वैल्यू दी होती है ना। नेट करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, नेट करंट एसेट का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो सीए माइनस सीएल की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, डायरेक्ट दी हुई है। तो मैं इस क्वेश्चन को, मतलब आप पॉज करके इसको क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, नहीं तो पीडीएफ तो है ही आपके पास, प्लीज टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ पीडीएफ, ठीक है। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूं बच्चों कि यहाँ पे आप बस एक जगह फंसोगे, वो है फिक्स, मेरे को एसेट कितने रुपए की मिल रही है, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, ये नेट करंट एसेट दिया हुआ, दैट इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब जब मैं लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी माइनस करने वाला हूँ ना, तो मेरे को माइनस नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी वो नेट वैल्यू दी हुई है, वो करंट लायबिलिटी इसमें से माइनस है, ऑलरेडी डिडक्टेड है, ठीक है। ये माइनस करेंगे, बस आंसर आ गया आपका परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। आई होप कि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन करोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, मेरा फोन नंबर है, यू कैन कॉल मी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 90,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच 9 लाख, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच रुपीज 8 पेड अप 4 लाख, ठीक है। This company was taken over by Ram Limited that 3 equity share would be issued, 3 इशू करेंगे for every 7 equity share, ठीक है। मतलब 7:3 की रेशो हो गई है, जिसके पास 7 शेयर थे उसको 3 देंगे, ठीक है, और वो 15 रुपए का है, ठीक है। रुपीज 5 पर शेयर विल बी गिवन इन कैश। अब ये क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है, मैं शेयर के बदले ये भी दे रहा हूं, 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 ठीक है। तो ये टुकड़ों टुकड़ों में बहुत सारी चीजें दे रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स 5 रुपए भी मिल रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर को, हर शेयर के बदले 5 रुपए मिल रहे हैं भाई। थर्ड पॉइंट, दैट प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स टू गेट 7 प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी एट रुपीज 15 ईच पर एवरी 5, मतलब 5 के बदले 7 मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको ये बात समझ आ रही है, स्वैप रेशो क्या है, इक्विटी में 7:3 है, मतलब जिसके पास 7 शेयर है उसको नई कंपनी में 3 शेयर मिलेंगे, प्रीफरेंस में जिसके पास 5 है उसको नई कंपनी में 7 मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है और पीडीएफ ही आपके पास में है। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है, नई कंपनी में इक्विटी शेयर मिल रहे हैं, कैलकुलेशन में क्या दिखाएंगे कि भैया 90,000 डिवाइड बाय 7 × 3, हमारा आंसर आया 38,571.4285। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई 38,571.4285, मतलब ये शेयर तो पूरे पूरे मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट में शेयर थोड़ी होता है, आधा शेयर, पौना शेयर, ये नहीं होता। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 38,571 शेयर देंगे और एक शेयर की वैल्यू 15 रुपए, तो इतने रुपए के तो हमने शेयर दे दिए, ये बात समझ आ रही है, इतने रुपए के तो हमने शेयर दे दिए, और बाकी जो पॉइंट वाले बचे 0.4285 इंटू 15, इनको हम कैश दे देंगे। जो पॉइंट वाले शेयर होते हैं, ध्यान से सुन लो कि उसको हम कैश में पेमेंट करते हैं, तो कैश हो गया 6.43, और उसको क्या दे रहा है, और उसको आप क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हर शेयर के बदले 5 रुपए भी दे रहे हैं, तो टोटल कितने शेयर थे पुराने में, 90,000, तो 90,000 इंटू 5 भी दे रहे हैं अलग से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को बच्चों क्या दिया, इक्विटी शेयर दिया। मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को जो पॉइंट में शेयर थे उनके बदले कैश दे दिया,
और अलग से मुझे ये तो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि हर शेयर के बदले 5 रुपए तो अलग से भी दूंगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? ठीक है, जैसे कंजकों को देते हैं ना कि हाँ भी हर कंजक को 10-10 रुपए 20-20 रुपए पकड़ा दिए, 50-50 रुपए पकड़ाए। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी दिया, फिर उसके बाद ये गिफ्ट भी दिया, तो इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, ऐसे ऐसे दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? प्रीफरेंस शेयर्स को क्या दे रहे हैं? प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स हैं ये बेसिकली। ठीक है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं? प्रीफरेंस शेयर दे रहे हैं 50,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 7, तो 70,000 इंटू 15, ये हो गया। ये सबको टोटल किया तो आपका दिस इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। दिस इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है ये समझ आया है। ठीक है, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल ये दिया हुआ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है जिसमें ₹6 पेड अप है। ठीक है, रिजर्व दिया हुआ है, लाइबिलिटीज दी हुई है, एसेट्स दिया हुआ है। एक्स लिमिटेड वाज एब्सॉर्ब्ड बाय वाई लिमिटेड, वाई न्यू है, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। वाई लिमिटेड विल इशू 3 इक्विटी शेयर और ₹10 each एट 15 फॉर एवरी 4, मतलब 4 के बदले 3 दे रहे हैं। ठीक है, न्यू कंपनी विल पे ₹5 पर शेयर पर प्रेफरेंस शेयर इन एक्स लिमिटेड अलॉन्ग विद द 2 प्रेफरेंस शेयर्स इन वाई लिमिटेड, मतलब हर शेयर पे 5 रुपए भी मिल रहे हैं प्रेफरेंस शेयर को, और ये दो भी विद 2 प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, एक के बदले दो भी दे रहे हैं। ठीक है, फॉर एवरी 1। ठीक है, एसेट्स वर वैल्यूड एट ₹8,50,000। ठीक है, सॉरी 85 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। अब इसमें बस एक ये पंगा आएगा कि भाई ये है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 रुपए की, लेकिन मुझे अभी 6 रुपए ही मिले हैं। तो मुझे आप ये बताओ कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स 6 लाख डिवाइड बाय 10 है, नंबर ऑफ शेयर 6 लाख डिवाइड बाय 6 है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे इतने रुपए अभी मिले हैं, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए बच्चों? 1 लाख। ठीक है, तो स्वैप रेशो क्या है इक्विटी के लिए? 4:3। तो हमने क्या किया, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है? इक्विटी शेयर मिल रहे हैं 80,000 डिवाइड बाय 4, ओल्ड से डिवाइड करो, न्यू से मल्टीप्लाई करो। 60,000 शेयर मिल रहे हैं नई कंपनी में, एक शेयर 15 रुपए का, तो 9 लाख रुपए का इनका पैकेज बन गया। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर को क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है, तो मैंने आपको बताया था 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख इंटू 5, हर शेयर पे 5 रुपए मिल रहे हैं। वो 1 लाख कैसे आया वो मैंने अभी आपको बताया। फिर 1 लाख ओल्ड से डिवाइड करो, न्यू से मल्टीप्लाई करो। हर एक शेयर जिसके पास पुरानी कंपनी में एक शेयर था उसको बदले में 2 मिल रहे हैं, तो इंटू 2 किया, तो ये मेरा आंसर आया। अब ये 10 क्या आया? 10 कैसे आया? प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन में 10 कैसे आया? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि भैया इक्विटी के लिए तो 15 रुपए का शेयर मुझे पता है, प्रीफरेंस के लिए मुझे पता है नहीं कि प्रीफरेंस शेयर नई कंपनी में कितनी वैल्यू का है। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट दिस, it means you have to assume that the value of the share is ₹10 per share। ठीक है, by default। ठीक है, तो शेयर्स जनरली हम 10 रुपए का मानते हैं और डिवेंचर को हम बाय डिफॉल्ट 100 रुपए का मानते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आप इसको 10 रुपए की वैल्यू मान के चलोगे। ठीक है बच्चों, 2 लाख इंटू 10, तो ये 20 लाख आ गया। तो यहाँ पे आप फंस जाओगे कि सर वैल्यू क्या लिखें, तो वैल्यू 10 रुपए लिखेंगे। ठीक है, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ एनी शेयर इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन इट इज एज्यूम्ड टू बी ऑफ ₹10 बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बोलो बात क्लियर है ये? ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे हमारे पास नया कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ स्वैप रेशो। बेसिकली अभी तक इस वीडियो में अभी तक हमने 2 मेथड पढ़े। पहला मेथड था नेट पेमेंट मेथड, सॉरी नेट एसेट मेथड, दूसरा था नेट पेमेंट मेथड, और उसमें हमें बाय डिफॉल्ट स्वैप रेशो गिवन होती थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है,
फिर मैं इस चीज को नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ, ठीक है। कोई भी क्वेरी होती है बच्चों, मैं आपकी मतलब आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मेरा फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।